एक ऐसा व्यक्ति जिसने ब्रिटिशों की आंखों में आंखें डालकर बात की, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लंदन की गवर्नमेंट में खड़े होकर ब्रिटिश सरकार को आईना दिखाया। ऐसा नाम, ऐसे व्यक्ति का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो सा गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सर चट्टू शंकर नायर। क्या आपने इनका कभी नाम सुना है? अगर नहीं तो ये किस्सा आपको हैरान भी कर देगा और गर्व से भर भी देगा। हेलो दोस्तों, मैं पायल और आप देख रहे हैं मेरी सीरीज जिसमें हम देश के महान व्यक्तियों के जीवन के बारे में जानेंगे और उनके जीवन से कुछ अच्छी प्रेरणा लेके अपने जीवन पे उतारेंगे। तो सर नायर के बारे में जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने सुझाव ज़रूर दें कि आप कैसी वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से चाहते हैं। केसरी चैप्टर 2 नाम की मूवी आ रही है जिसमें अक्षय कुमार जी ने सर नायर जी की भूमिका निभाई है। 2019 में केसरी मूवी आई थी जो महान ऐतिहासिक सारागढ़ी की लड़ाई से इंस्पायर्ड थी, जबकि केसरी चैप्टर 2 जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद की घटनाओं से संबंधित है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1857 में, जब भारत में पहली बार स्वतंत्रता की चिंगारी लगी थी। उसी साल 11 जुलाई को केरल के पलक्कड़ जिले के मनकारा गांव में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जो आने वाले समय में अंग्रेजों की नींव हिला के रख देगा। इनके पिता ब्रिटिश सरकार में एक तहसीलदार थे और ये एक सामर्थ्य परिवार से थे। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे। 1880 में मद्रास हाई कोर्ट में ये वकालत करने लगे, लेकिन वकालत उनके अंदर के देश प्रेम को नहीं रोक पाई। वो अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहते थे। 1884 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें मालाबार समिति की जांच में रखा। फिर 1908 में वो ब्रिटिश सरकार के एडवोकेट रहे और 1908 में ही वो मद्रास हाई कोर्ट के परमानेंट जज बन गए और 1915 तक उन्होंने वहां पर काम किया। नायर जी एक अच्छे लॉयर के साथ साथ एक अच्छे देश प्रेमी भी थे। उन्होंने देश में अच्छे बदलाव किए। उन्होंने हिंदू धर्मांतर को सही रखते हुए इन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि धर्म बदलने वाले को अछूत नहीं माना जाएगा। इन्होंने अछूत नहीं माना जाएगा। उस समय इनकी सोच क्रांतिकारी थी। ये ही नहीं, इन्होंने मद्रास लॉ और मद्रास रिव्यू जैसी पत्रिकाओं को लिखा और खुद ही उन्हें एडिट किया था। खुद ही लिखा और खुद ही उन्हें एडिट किया था, खुद ही लिखा। अब विद्रोह की विचित्र विडंबना तो देखिए, जिस सरकार को इन्होंने आगे चल के ललकारा उसी सरकार ने 1912 में इन्हें नाइट की उपाधि दी और 1902 में कर्जन ने इन्हें रैली आयोग समिति का सचिव भी बनाया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें तरह तरह के पदों पे लाने के बाद भी इनके अंदर जो देश प्रेम की भावना थी उसे कम नहीं किया जा सका, उसको कम नहीं किया जा सका। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब ब्रिटिश सरकार ने हजारों निर्दोषों के ऊपर गोलियों की बरसात की, हजारों निर्दोषों को मार गिराया, उस समय नायर सर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिया गया काउंसिल के पद से इस्तीफा दे दिया। और उस टाइम पे ये बात कोई बहुत आसान नहीं थी क्योंकि बहुत ही कम लोग थे जो सत्ता की कुर्सी छोड़ने का साहस दिखा पाते थे। इसी घटना से आहत होकर उन्होंने 1922 में एक बुक लिखी गांधी जी के बारे में। इस बुक में उन्होंने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की आलोचना की और डायर को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने लंदन के हाई कोर्ट पर नायर सर पे मानहानि का केस दायर किया। अब जरा सोचिए, एक भारतीय ब्रिटिश जमीन पे, ब्रिटिश लोगों के बीच, ब्रिटिश सरकार में और ब्रिटिश कोर्ट में उन्हीं के खिलाफ खड़ा है। ये केवल एक मुकदमा नहीं था, ये एक प्रतिरोध था। नायर सर जानते थे कि भले ही वो ये मुकदमा हार जाएं, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने कंपनसेशन के रूप में 500 पाउंड दिए, पर उन्होंने अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध कोई समझौता नहीं किया।
बहुत से लोगों को लगता है कि नायर सर केवल एक जज थे, बल्कि नहीं, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। अमरावती में उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया है। नायर सर ने अपने भाषणों में ब्रिटिश सरकार पर खुलकर हमला बोला है। उन्होंने इंडिया को डोमेन स्टेट की भी मांग रखी है। एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल का समर्थन किया। कुछ इन्हीं कारणों की वजह से नायर सर इतिहास के पन्नों से कहीं गायब हो गए, क्योंकि वो गांधी जी के तरीकों से असहमत थे। वो चरमपंथी और हिंसावाद के खिलाफ थे, लेकिन अंग्रेजों की बर्बरता को नकारना भी उनके सिद्धांतों के खिलाफ था। नायर सर का जीवन बहुत ही इंस्पिरेशनल है। वो सुबह सुबह जल्दी उठते थे, योग करते थे और अपना सोने की घड़ी पहनते थे, रेशमी पगड़ी बांधते थे, टाइम के बहुत पंचुअल थे। अंग्रेजी सरकार भी उनके टाइम की इस पंचुअलता से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। वो समय की बहुत ज़्यादा कद्र करते थे। अब ज़रा सोचिए, इतना सब होने के बाद भी, अंग्रेजी सरकार में उच्च पद पर होने के बाद भी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सारी सुख सुविधाएं त्यागने ठुकराने के बाद भी, अगर हम ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं जानते हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, शायद इसीलिए ये मूवी केसरी चैप्टर 2 आई है, जिसके द्वारा हम नायर सर के जीवन के बारे में या उनसे जुड़ी जीवन की सच्चाई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान पाएँ, उनकी महत्वपूर्ण जानकारी ले पाएँ। इस मूवी के बाद आने के बाद शायद नायर सर को वो सम्मान मिल जाए जिसके वो सही में हकदार हैं। नायर सर का जीवन बहुत ही इंस्पिरेशनल है। उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्पिरेशनल बातें नायर सर के जीवन से जानते हैं, जिन्हें हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। नंबर 1, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अदालत भी एक बड़ा हथियार बन सकती है। उन्होंने माइकल और डायर के खिलाफ लंदन की कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज किया। वो जानते थे कि वो शायद ये केस हार जाएं, लेकिन उनके लिए उस केस को हारने से ज़्यादा ज़रूरी था दुनिया के सामने सच्चाई लाने का, कि अगर आप सच्चे हैं, आप में, आपके केस में, आपकी चीज़ों में सच्चाई है, तो आप दुनिया के किसी भी मंच पे हैं, आप लड़ सकते हैं, आप आवाज़ उठा सकते हैं। नंबर 2, देशभक्ति पदों से नहीं, उसूलों और सच्चाई से तय होती है। अंग्रेजी सरकार में उच्च पदों पे शिक्षा मंत्री, वायसराय और भी बहुत उच्च पदों पे होने के बावजूद भी 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के होते ही उन्होंने अपने सारे पदों से त्याग दे दिया, केवल और केवल देश प्रेम के लिए। क्योंकि उस समय या फिर किसी के लिए भी इतने बड़े पद पर होके, सत्ता में इतने बड़े पद पर होके उसे त्यागना कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए सच्चे देश प्रेमी की आवश्यकता होती है, और नायर सर ने ऐसा करके एक सच्चे देश प्रेमी का सबूत दिया है। नंबर 3, आत्मसम्मान की कीमत कभी लगने मत दो। मानहानि का केस हारने के बाद भी उन्होंने सॉरी नहीं बोला, कंपनसेशन दिया, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया। उनका मानना था कि बिना हारना बुरी बात नहीं है, लेकिन बिना लड़े हार मानना अपने आत्मसम्मान का अपमान के समान है। नंबर 4, आप सिस्टम में रह के या सिस्टम का हिस्सा हो के भी बदलाव ला सकते हैं। नायर साहब सिस्टम का हिस्सा थे, उसके बावजूद भी उन्होंने सिस्टम में रह के, सिस्टम के अंदर काफ़ी अच्छे बदलाव किए। उन्होंने हिंदू धर्मांतर के खिलाफ आवाज़ उठाई, अछूत कहे जाने वाले लोगों के पक्ष में खड़े रहे। उनका मानना था कि आप अगर सिस्टम के अंदर हैं तो उसके अंदर रह के भी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, बस आपके इरादे सच्चे और नेक होने चाहिए। नंबर 5, इतिहास में गुमनाम होने से बड़ा डर है सच्चाई ना कह पाना या सच्चाई ना बोल पाना। इतिहास ने नायर सर को शायद उतना नहीं सराहा जितना उन्हें सराहना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में जो लिखा वो सच लिखा, जो आने वाली जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है। उनका मानना था कि आप अखबार के पन्नों पे आए या ना आए, लेकिन आपकी आवाज़ में दम है तो वो आवाज़ जिस दिन गूंजेगी उस दिन शोर मचा देगी। तो ये थी नायर साहब के जीवन की कुछ इंस्पिरेशनल बातें, कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरी या उनके जीवन की कुछ इंस्पिरेशनल कहानी, जिन्हें मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी आप केसरी चैप्टर 2 में देखेंगे ही कि बस मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है उस महान व्यक्ति के महान व्यक्तित्व के बारे में आप सबको बताने के लिए। आपको उनके इस व्यक्तित्व को जान के कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू। जय श्री श्याम।